अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहसिन ज़मान एंड आई एम एन एग्रीकल्चरिस्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांडिंग इशू है और जिसकी वजह से हमारे फैंसियर्स भाई, हमारे ब्रीडर्स बहुत परेशान हैं और ये फ़ेस कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक कोशिश की है, एफ़र्ट की है और मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर्स के इस पैनल का जो आज हमारे साथ इस वीडियो के अंदर ऑन बोर्ड है। वो अपने अपने शोबे के अंदर अपनी अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर माया नाज जो है वो किरदार रखते हैं और इसी तरीके से बहुत से डिफरेंट चैनल्स के ऊपर उनके इंटरव्यूज़ भी आ चुके हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। आज हम इन लोगों की खिदमत में आए हैं, इनसे कुछ सवालात करेंगे और आप लोगों के मसाइल का हल जानेंगे। तो अभी मैं जाने लगा हूँ डॉक्टर फराज के पास, वो आपको अपना इंट्रो देंगे और बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, प्लीज़ बताएं हमारे। जी, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद फराज है एंड आई बिलोंग टू द टीचिंग प्रोफेशन। मैं लसबेला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ और वहाँ पर जो वेटनरी साइंसेस की फ़ैकल्टी है वहाँ पर मैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एज एन एसोसिएट प्रोफेसर काम करता हूँ। तो इस हवाले से मैंने अपनी पीएचडी जो है वो कंप्लीट की है वेटनरी वायरोलॉजी के अंदर। बेसिक सब्जेक्ट तो माइक्रोबायोलॉजी है लेकिन वेटनरी वायरोलॉजी के अंदर, यानी कि ऐसे वायरस जो कि हमारे एवियन स्पीशीज़ के अंदर जो डिफरेंट बर्ड्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पेट्स भी शामिल हैं, कमर्शियल पोल्ट्री भी शामिल है, बैकयार्ड पोल्ट्री भी है, इसके अलावा फैंसी बर्ड्स भी हैं। उन बर्ड्स के अंदर जो मेन सीजनल वायरस जो होते हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं और मतलब किस तरह से कैजुअल्टीज़ और मोर्टलिटीज़ कॉज करते हैं, और जो हमारे मतलब बर्ड्स फैंसियर हैं उनके लिए किस तरह से मतलब ये कि परेशानी का और मुसीबत का बायस बनते हैं। तो एक्चुअली लास्ट 2 ईयर्स से देयर इज़ कोविड पेंडेमिक, तो इसकी वजह से जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर तो ऑलमोस्ट तकरीबन इट वाज बैंड। तो बर्ड जो है वो आ नहीं रहे थे बाहर मुल्कों से। तो इसमें मेन इशू जो होता है वो कैरियर बर्ड्स का होता है कि बाहर से जब बर्ड्स आते हैं और वो हमारे मतलब ये कि जो कैप्टिव बर्ड्स हैं उनके अंदर वो एग्जोटिक बर्ड्स शामिल होते हैं, तो वहाँ से कोई वायरस कैरियर होता है, वो वायरस कैरी करते हैं। कैरी करने के बाद विद इन फ्यू डेज़ जो है वो मतलब ये कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो लोकल बर्ड्स के अंदर भी जो है अटैक करते हैं। अब वो उतना मतलब जो अटैक होता है वो उस कदर सडन होता है और इतना सीवियर होता है कि वो संभलने का मौका ही नहीं देता। जैसे पोलियोमा वायरस है, इसके अलावा न्यू कैसल डिजीज़ होती है जिसको रानीखेत कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा का अटैक होता है, मतलब जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं दीज आर द मोस्ट सीवियर। जैसे मतलब कोविड का चल रहा है पेंडेमिक, इसके अंदर भी इतना सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और अटैक होता है कि वो मतलब ये कि उसको मैनेज करने का जो है मतलब टाइम मार्जिन बहुत कम होता है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर जो है वो पॉक्स जो है वो स्किन लीयंस कॉज करता है। ये डिप्थेरिक फॉर्म के अंदर भी होता है, कुटेनियस फॉर्म के अंदर भी होता है। मतलब डिप्थेरेटिक फॉर्म के अंदर आप ये कह लें कि वो गले के अंदर और मतलब ये कि उसके ज़्यादा लीयंस होते हैं। तो बर्ड इज़ मतलब स्लाइटली हार्ड टू ईट एंड ड्रिंक, तो वो मतलब ये कि खाना पीना छोड़ देता है, ऑफ फीड हो जाता है, इमेसिएशन हो जाती है उसकी, और मतलब ये कि फीदर बिल्कुल रफल्ड हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, और मतलब ये कि पूरे फ्लॉक के अंदर जो है वो एक मतलब इट्स वेरी ट्रबल कॉजिंग वायरस है ये। इसके अलावा पोलियोमा वायरस जो है वो उसका भी यही होता है कि वो भी जो है स्किन लीयंस कॉज करता है और ज़्यादातर इसकी कुटेनियस लीयंस होते हैं। और ये भी जो है पूरे के पूरे मतलब ये कि जो फैंसी बर्ड्स का जो हमारे पास मतलब ये कि होता है, हाँ, फ्लॉक जो मौजूद है उसको अफेक्ट करता है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करता है, बर्ड्स ऑफ फीड हो जाता है खाने पीने से, और मतलब ये दीज आर हार्ड टू कंट्रोल। मतलब इनके आने से पहले हम जो है वो मतलब एक प्रिकॉशनरी मेयर्स लेकर इनको वो कर सकते हैं, और इसका हल जो है वो कुछ प्रिवेंटिव मेयर्स होते हैं कि आप जो है जो कैरियर बर्ड्स होते हैं उनको आने से मतलब ये कि वो किसी तरह से प्रिवेंट करें, और जो हमारे कैप्टिव बर्ड्स हैं उनको उसके साथ में मिक्सअप ना होने दें। अदरवाइज़ आने के बाद तो जो है वो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो दे देते हैं उन्हें, लेकिन उसको प्रिवेंट करना ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा सर, आजकल मैं एक फेस करता हूँ, मैं भी ज़ाहिर है एक यूट्यूब चैनल रन करता हूँ, तो काफ़ी लोग जो है ना अप्रोच करते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर सऊद साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह इनका भी एक वास्ट एक्सपीरियंस है। अभी हम इनकी तरफ भी जाएंगे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे और ये ख़ुद भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा डॉक्टर साहब से पहले ये इश्यूज़ के बारे में पूछ लूँ। सर, मैं जो आज यहाँ आया हूँ ना, मेरा बेसिक मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है सर, आप वायरसेस के ऊपर आपकी एक जो है ना बड़ी लंबी जो है ना एक रिसर्च है, आप इसके ऊपर बड़ा कमांड रखते हैं। तो आने का मकसद ये था सर कि हम ये फेस कर रहे हैं कि कुछ न्यू फैंसियर्स हम लव बर्ड की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। आप तो डिफरेंट चीज़ें भी देखते होंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि 10 से 15 बंदा रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे मैसेजेस करता है, कॉल्स करता है, पिक्चर्स शेयर करता है कि यार ये सोखड़े की एक बीमारी आपको पता है, और कुछ आई इन्फेक्शन बड़े ख़तरनाक किस्म के आजकल आए हैं। तो ये 2 बीमारियाँ मैं देख रहा हूँ कि शिद्दत से जो ना, इसलिए जब ये साउथ का और ये फ़िलिपीनी
बर्ड्स जब इंटर हुआ है मार्केट के अंदर, जो भर भर के डाला गया है, तो इसके बाद से एक इशू जो है वो उठ गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा आप बताएंगे, आपने ये देखा, आपके पास इसके ऊपर लोग आए, क्या इशू है बेसिक, मतलब ये समझ से बाहर है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए? जी, इस तरह के काफ़ी सारे कंप्लेंट्स हमने भी हैंडल किए हैं। एक्चुअली हमारे वेटनरियंस का पूरा एक पैनल है, पूरी एक टीम है, तो उन्होंने मतलब एक सैम्पलिंग की है जाके। तो ये जो पोलियोमा वायरस है, मतलब ये कि ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शंस कॉज कर रहा है ये, और डेफिनेटली मतलब ये कि आपने कहा है जो बैन हटा है और जो कैरियर बर्ड्स आए हैं उनसे ये वायरस यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ है। और आजकल इसके बहुत सीवियर केसेस हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स रिपोर्ट हो रही हैं, और मुझे भी मतलब है कि जो हमारे साथी हैं, हमारी पैनल के जो मतलब टीम के साथी हैं, उन्होंने भी इस बारे में कंप्लेंट्स। हमारे साथ मायानाज डॉक्टर सैयद सऊद अरशद साहब भी बैठे हुए हैं। माशाल्लाह इनका एक बड़ा लंबा चौड़ा कैरियर है। अभी हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, वो अपने बारे में भी बताएंगे, और एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का वायरस है उसके बारे में भी आप हमें बताएंगे। ये जो बर्ड्स आए हैं इसके ऊपर थोड़ा बताएं कि क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सऊद, और जो परिंदों की दुनिया में लोग हैं वो मुझे जानते होंगे। एक लॉन्ग टाइम से, मैं 30 साल से इस हॉबी से मुंसलिक हूँ। जब से ये इम्पोर्टेड बर्ड आना शुरू हुए हैं तो डेफिनेटली कंप्लेंट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। होता क्या है, जब बर्ड किसी भी जगह से माइग्रेट करके या किसी भी जगह से बाय शिप आता है तो उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको रेस्ट दिया जाता है, इम्यून सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और फिर उसका इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है और उसको एक क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाता है। होता ऐसा है कि जब बाहर से बर्ड आते हैं वो उतरते ही छीना झपटी का शिकार हो जाते हैं, और पहले ही वो स्ट्रेस में होते हैं, और हो सकता है वो ख़ुद इन्फेक्टेड ना हो लेकिन इन्फेक्शंस के कैरियर हो। जब वो कैरियर होते हैं, उनकी हाउसिंग या उनकी क्वारंटाइन या उनकी हैंडलिंग सही नहीं होती तो उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। हेल्थ डिस्टर्ब होने के बाद वो कुछ जो अपने साथ लेके आए थे वायरस वो इनक्यूबेट कर जाते हैं, और जो यहाँ के वायरस होते हैं वो भी उनके साथ अटैच हो जाते हैं, और वो क्योंकि कंजस्टेड होते हैं बहुत छोटे से पिंजरे में बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो उनके हाउस केज जहाँ वो होल्ड करते हैं वही बड़े छोटे छोटे होते हैं, और उसमें भी वो बल्क क्वांटिटी में होते हैं, वहाँ इन्फेक्शन ऑल बर्ड्स में स्प्रेड कर जाता है। अब वो बर्ड ट्रांसफ़र होते हैं फर्दर दूसरे ब्रीडर्स के पास, क्योंकि इंडस्ट्री में एक बूम आया है और हज़ारों की तादाद में न्यू हॉबियर आया है, और उसके पास ये बेसिक नॉलेज नहीं होती कि उस बर्ड को कितने दिन क्वारंटीन करना है, किस तरीके से हाउसिंग में रखना है, उसके बाद उसका कैसे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कराना है, फिर उसकी इम्यूनिटी जो यहाँ के वेदर के हिसाब से, जो यहाँ के वायरल के हिसाब से किस तरीके से डेवलप करनी है, फिर किस तरीके से अपने नॉर्मल बर्ड जो अपने लोकल बर्ड हैं उनके अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। तो होता क्या है कि वो बेचारा कमज़ोर लागर शिपमेंट से आया हुआ बर्ड कैरियर भी होता है, और यहाँ के भी इन्फेक्शन उस पर हावी जाते हैं, और फिर उसको जब प्रॉपर क्वारंटाइन नहीं मिलता तो वो सीवियर इन्फेक्शन में आ जाता है, और वो फिर इन्फेक्शन स्प्रेड करता है तेज़ी से सब में, और फिर मॉर्टिलिटी काज होती है। इस वक्त कंडीशन ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से बेशुमार रेगुलर बेसिस पे हमारे जो वर्किंग वेटनेरियंस हैं केस रजिस्टर्ड हो रहा है, और उनकी टीम एक काम कर रही है। यहाँ हमारे सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ साइंस के अंदर रिसर्च का डिपार्टमेंट है, जहाँ पर डायग्नोस होता है, जहाँ पर बेहतरीन किस्म की लैब है, और वहाँ बहुत काबिल डॉक्टर काम कर रहे हैं। हमारे पास जितने केसेस आते हैं हम पहली फुर्सत में उनके पास भेजते हैं, और हम 99% कोशिश ये करते हैं कि सेल्फ ट्रीटमेंट से अवॉइड करें, प्रॉपर रिसर्च हो, प्रॉपर डायग्नोस हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, ताकि उस बेज़बान जानवर पे तजर्बात करके उसकी जान को ख़तरनाक लाक पोजीशन पे ना लाया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, तो लोग इस चीज़ की तवक्का करते हैं कि कुछ एक दवा बता दी जाए, वो देते ही बर्ड सेट हो जाए। वो वायरोलॉजी एक अलग चैप्टर है, माइक्रोबायोलॉजी एक अलग चैप्टर है, पैथोलॉजी एक अलग चैप्टर है, ठीक है ना। फिर डिजीज़ के हवाले से मेडिकल ट्रीटमेंट ये बिल्कुल एक अलग चैप्टर है, डायग्नोसिस वे बिल्कुल अलग चैप्टर। सबसे पहले डायग्नोस होना ज़रूरी है, फिर उसके ऊपर फर्दर सब चीज़ों पे रिसर्च। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वायरस की आइसोलेशन और उस वायरस को डिटेक्ट करना कि आया ये वायरस वही है जो लास्ट 2 ईयर पहले आया था जिसकी हमने वैक्सीन बनाई,
या ये कोई और ट्रांसम्यूटेटेड कोई नया वायरस आ गया म्यूटेट होके, जिसको सिंपली कह तो हम पैरामेक्सो वायरस रहे हैं, लेकिन ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और उसका स्ट्रेन कौन सा है, फिर उसके ऊपर जो है ना कोविड के वेरिएंट हमारे सामने आप देख रहे हैं ना कि डेल्टा वेरिएंट, कभी कुछ तो वैक्सीन फेलियर्स हो रहे हैं, किस कंट्री का वायरस है, इंडियन वेरिएंट है ये डेल्टा, यहाँ पर आया तो वो कितना तबाहकुन है, कितनी ज़्यादा उसने मतलब कैजुअलिटीज़ की और कितना रैपिडली ट्रांसमिट होता है। तो इसी तरह से जो एवियन वायरसेस हैं इनके अंदर भी ऐसे इशूज़ होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि लास्ट 2 ईयर पहले जो यहाँ वायरस आइसोलेट किया, हमारे सीनियर वेटनेरियन ने उस पर वैक्सीन बनाई और हमने वो अपने शेडिस पे इंट्रोड्यूस की, लगाई, तो इम्यूनाइजेशन स्ट्रांग हो गई। अब वो आइसोलेशन के अंदर हैं, वहाँ आउटकमिंग इनगोइंग बर्ड की नहीं है, तो और बहुत सारे जो SOPs होते हैं वो फॉलो होते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो नए लोग हैं उनके पास जो बर्ड थे वो पहले से इम्यूनाइज नहीं थे। जब नया बर्ड आया तो पता चला दोनों के अंदर तसामुद हो गया, उनके वायरस ने उनको अटैक किया, उनके वायरस ने उनको अटैक किया, घुमसान की जंग हुई, इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ, और जैसा कि रोज़ केस आ रहे हैं, ढेरों बर्ड का नुकसान हो गया। तो अब उसके ऊपर हमने एक जो पैनल है उसके साथ डिस्कशन करी और कंटिन्यूस चल रही थी। लास्ट 2 ईयर पहले हमने वर्कशॉप रखी थी और मुख्तलिफ चैनलों ने उसको कवर भी किया था। इस दफ़ा भी हमने पाशा साहब के साथ मिलकर कोशिश की है कि हम मुख्तलिफ इदारों से मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ सेशन रखें, जनरल नॉलेज प्रोवाइड करें, उनके मसाइल के हल निकालें। इन्होंने बेशुमार केस हमारे पास ला के डाल दिए, अभी तो हम उनको आइसोलेट ही नहीं कर पाए कि हम किस किस कैटेगरी में डालें, लेकिन हमने सोचा कि कम से कम अवेयरनेस तो स्टार्ट करें। तो उस सिलसिले में ये सेशन रखा गया है। और अब माशाल्लाह इंट्रोडक्शन सेशन तो हमारा हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं मसले के हल की तरफ, मसले की तरफ। सर मैं जो फेस कर रहा हूँ लोगों की क्वेश्चन आंसर वो ये है कि भाई आँखों की जो है ना एक बीमारी है, आँखें सूज के मोटी हो जाती हैं, डॉक्टर साहब ने भी देखा होगा, उसमें से पानी बहने लगता है, आँखों के ऊपर वाइट किस्म का जो है ना एक जाला सा आ जाता है। मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ और लोग मुझे बता रहे हैं इस बारे में, आप थोड़ा रोशनी डालिएगा। अच्छा, इसके ऊपर अब आप बताएं कि ये क्या मसला क्या है, ये इसका हल क्या है? एक्चुअली जो डिज़ीज़ है जो ऑप्थेल्मिक आई इन्फेक्शन से ऑप्थेल्माइटिस कहलाता है ना, इसका जो मेन रीज़न होता है वो पैरामिक्सो वायरस भी होता है और पोलियोमा वायरस भी होता है। तो हमें जो ज़्यादातर ये कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं हमारे वेटनरी पैनल के मुताबिक, ये मतलब उन बर्ड्स की फॉर्म के ऊपर है जहाँ पर से बर्ड इंपोर्ट किया गया है ना, जहाँ से बाहर का बर्ड आया है, आने के बाद जो है उसको लोकल मतलब एक कैप्टिव बर्ड्स के साथ में मिक्सअप किया गया। जिन ब्रीडर्स ने जो है वो अपने बर्ड्स को अलग आइसोलेशन में रखा है और बाहर से कोई कैरियर इसके साथ में एंटर नहीं होने दिया, तो वहाँ पर जो है वो सूरत हाल कदरे बेहतर है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो बीमारी आई है अभी हमने देखा यह गया है कि रिसेंट 2 इयर्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत से सीवियरिटी के साथ में आई है। होता पहले भी था लेकिन इतना मतलब ये कि वो उसके फैटिलिटी रेट इतना ज़्यादा नहीं होते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब से ये चीज़ स्टार्ट हुई है बर्ड बाहर से आना, उसके बाद से इसमें शिद्दत है, अब शिद्दत है और ये बढ़ती ही जा रही है। अब दूसरा सवाल मेरा ये था सर, ये सोखड़ा भी एक बड़ा मसला लेके आया हुआ है, बर्ड कमज़ोर हो जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो खाना पीना छोड़ देता है। गले में मेरे ख्याल से उसके जो है ना, आप बेहतर बता सकते हैं, जो मैं समझता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है, गले में उसके जो है ना वो ज़ख़म हो जाते हैं, वो खा पी नहीं पाता, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, बॉडी कमज़ोर हो जाती है, तो इन दी एंड वो सर्वाइव नहीं कर पाता और उसका फिर आखिरी हल यही होता है कि वो मौत की वादी में जाता है। सर आप इसके ऊपर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा आप और हमें बताइएगा कि क्या इसका क्या है, ये भी वो उसी के साथ ये कनेक्टेड है? देखिए, ये जो आपने ऑप्थेल्माइटिस का जो पूछा है कि आँखों के हवाले से जो इन्फेक्शंस कॉज होते हैं, ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। और ये जो आपने सूखड़े का मर्ज़ जिसे हम कहते हैं, ये एक अलग चीज़ होती है। इसके अंदर भी जो है वो हमारे मेनली जो है ट्रांसमिशन, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन तो वायरस ही होती है, लेकिन मेनली जो है हमारा मतलब ये कि मिसमैनेजमेंट के फैक्टर्स बहुत सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसमें होता ये है कि वो आपने जो बताया कि गले के अंदर उनके कुछ इन्फेक्शंस होता है, तो वो खाने पीने से बिल्कुल डिप्राइव्ड हो जाता है और वीकनेस होते 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 जो है आखिरकार में इतना एमेसिएट और वीक हो जाता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसकी भी कंप्लेंट्स काफ़ी हैं। और देखें, सोकड़ा बेसिकली कोई मर्ज़ नहीं है। सोकड़ा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई मर्ज़ है तो उसकी ट्रीटमेंट, सोकड़ा एक अलामत है बर्ड के कमज़ोर होने की और उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है और बहुत बड़े फैक्टर इन्वॉल्व हैं। न्यूट्रिशनल फैक्टर, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है, स्ट्रेस फैक्टर के दबाव तनाव, दूसरे बर्डों का, वेदर का, फीड इम्बैलेंस होने का, उसके बाद वायरल इन्फेक्शन का,
कि कौन कौन से वायरल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये अपना वेट लॉस कर रहा है। चौथा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, पांचवा प्रोटोजोल इन्फेक्शन का, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर इसमें इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो कमज़ोर होता है। मसला ये है कि हमने पहले उसको डायग्नोज करना है कि मसला क्या है कि बर्ड कमज़ोर हो रहा है और मर रहा है। यहाँ जो मसला देखा गया वो ये है कोई वायरल इन्फेक्शन है जो इससे पहले नहीं था, अब आया। जो लोग नए बर्ड लेके आए, ले आने के बाद उन्होंने डायरेक्ट अपने शेडों में ले आके छोड़ दिए, उन बर्डों का कुछ नहीं बिगड़ा। उसके साथ दूसरे बर्ड जो थे, एक दिन एक कमज़ोर हुआ, एक दिन दूसरा कमज़ोर हुआ, अच्छा उस शेड में से जाना शुरू हुए, उनके नए बर्ड और छोटे छोटे बच्चे कमज़ोर होकर मरना शुरू हो गए और विद इन मंथ 15 डेज 15 डेज कमज़ोर होते होते खाना पीना छोड़ा मर गए। ये एक नया साइन इन चंद महीनों में और ये पूरे पाकिस्तान में फैल गया। जब मेरी सीनियर डॉक्टर से इस पर डिस्कशन हुई, केस जाके सिया में रजिस्टर्ड होना शुरू हुए, तो पता चला ये कोई वायरल इन्फेक्शन है और लग ये रहा है कि ये पैरामिक्सोवायरस है, उसका कोई स्ट्रेन है, या पोलियामा का कोई स्ट्रेन है। डॉक्टर जो 2-3 सीनियर हैं वो आइसोलेशन के लिए हैं, उन्होंने हमसे ब्लड सीरा लिया है और वो वर्क कर रहे हैं और उसका टेस्ट कर रहे हैं कि पुराने वायरस से इसकी क्या ख़ानदान मिलता है और फिर वो उसकी वैक्सीन बनाएंगे तो इस मर्ज़ को हम। लेकिन इसका तदारुक यही है कि कोशिश ये करें कि कोई भी बर्ड लें, पहले उसको आइसोलेट करें, क्वारंटीन करें, और मैं तो अब ये कहूँगा कि न्यू बर्ड का न्यू यूनिट बनाएं, अपने यूनिट को चलते हुए को डिस्टर्ब ही ना करें। इस वक्त इतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई हैं। तो बहरहाल फिर एक और चीज़ जो देखी गई वो मैं शेयर कर दूं बीच में, आपका सवाल आता, मैंने कहा उससे पहले ही इसके जवाब दे दूं। हम पूरे सीज़न के अंदर उन बर्डों को केमिकलाइजेशन करते हैं, जिस पे भी आप सवाल करेंगे से उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार आप लोगों ने हमें टाइम दिया, क्योंकि ये एफ़र्ट जो है ना ये बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स का पैनल बिठाना इतना आसान नहीं होता। एक पूरे पैनल को लेकर आना और उससे फिर डिस्कस करना मसले का, और फिर मसले का वो हल बताते हैं, अगर उसका कोई हल होता है नहीं होता तो उसका कोई तरीका बताते हैं कि जिससे उसको कम किया जा सके नुकसान को। तो अब सर हमें ये बताएं कि क्या ऐसे बर्ड्स को अपनी एवरी में एंटर करना चाहिए, क्या ये रिस्क लेना चाहिए? जिस तरीके से अब मैं आपसे डायरेक्ट जो है ना वो बात करता हूँ कि एक पेल फेलो ऑफलाइन है। अब पेल फेलो ऑफलाइन का एक अच्छा रेट था, जिस तरीके से इंपोर्ट का बर्ड आया पाकिस्तान में, रेट डिक्लाइन हुए, लेकिन लोगों ने ले तो लिए ऐसे बर्ड्स। लेने के बाद जब वो उन्हें लेकर गए अपने घर में, एक तो ये हुआ कि वो पेल फेलो भी नहीं बचा, और दूसरा ये कि पूरे का पूरा शेड में जो है ना एक मसले मसाइल का शिकार हो गया वो शेड। किसी को आँख की बीमारी, किसी को कमज़ोरी की बीमारी, किसी को कुछ। तो इस पर आप बताएं सर कि आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, मेरा नज़रिया ये है कि बर्ड कहीं का भी हो, चाहे वो पेल फेलो हो, चाहे वो कोई भी म्यूटेशन का हो। पेल फेलो एक नई म्यूटेशन है, तो डेफिनेटली उसकी इंट्रोडक्शन भी पाकिस्तानी वेदर में नहीं है, तो उसका इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेचुरली देखा यह गया है, रेड आई फैमिली वैसे भी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक रखती है बनिस्बत ब्लैक आई फैमिली। तो अब जब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो SOPs फॉलो नहीं करते। डेफिनेटली वो कैरियर होता है, ट्रांसमिट कर देता है वायरस। तो तरीकाकार यही है कि अगर आप बाहर का कोई बर्ड लेते हैं, अपने यूनिट से रिलेटेड नया यूनिट बनाएं, उसका सारा सिस्टम नया हो, अपने बर्डों को वहाँ देखें, वहाँ रखें, वहाँ 1 साल 6 महीने उसकी ब्रीड लें, उनके बच्चों को इम्यूनाइज़ करें, फिर अपने शेड में इंट्रोड्यूस करें। प्रॉपर तरीका तो ये होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये एक पूरी साइंस है मैनेजमेंट की, आप किस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं जहाँ पर ये कल्चर ही नहीं है। तो ससेप्टेबल बर्ड्स के दरमियान आप एक न्यू कैरियर बर्ड्स को लेकर आ रहे हैं, तो इट मींस दैट यू आर टेकिंग ए बिग रिस्क। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। इकोनॉमिक डिजास्टर और के लिए तो बहुत। अब इसके लिए हमें बाकायदा लोगों को एजुकेट करना होगा, और उसके लिए हमें वर्कशॉप्स रखनी होंगी। हमें जितने न्यू हॉबियर हैं उनको एक वर्कशॉप में लाके प्रॉपर गाइडलाइन देनी होगी, और फिर वो जाके सारे सिस्टम्स होंगे। सिंपली डॉक्टर मतलब बिल्कुल ट्रेनिंग वर्कशॉप करने होंगे, और उसके लिए हमने जो है ना कर चुके हैं सारा कुछ प्लान सिहा के साथ। और अब ये कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन थी गवर्नमेंट की, जैसे ये रिस्ट्रिक्शन हटती हैं हम एक सेशन रखेंगे इंशाल्लाह, उसमें तमाम पाकिस्तान के ब्रीडर्स, नॉलेजेबल पर्सन, उनको बुलाएंगे, उनकी नॉलेज शेयर करेंगे। जो जूनियर्स हैं उनको मुस्तफ़ीद कराएंगे, जूनियर्स की जो कंप्लेंट्स हैं सीनियर के पास पुट करेंगे, सीनियर से उनका हल निकलवाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अगर हमने ये काविश कोशिश जारी रखी तो जल्द हम इस वबाई बीमारी
जिससे हमारी इकोनॉमिकल डिज़ास्टर हो रहा है इंडस्ट्री को रोक पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये देखा है कि माशाल्लाह इस फील्ड की, इस हॉबी के अंदर एक बहुत बूम आया है पिछले साल, पूरे 6 महीने 8 महीने में आपने देखा होगा एक बूम फैक्टर है। तो आप इस हॉबी का क्या फ्यूचर देखते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालें। देखें, 2 साल पहले, जब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, ज़्यादा हो गए होंगे कोविड को, 2 साल पहले जब कोविड आया तो उससे बेरोज़गारी, माशी सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई थी मुल्क की। उस वक़्त जितने हॉबियर थे, जितने पैट लवर थे, वो सब अपने पैट्स और बर्ड्स पे कंसंट्रेशन देने लग गए। जब आप अपने पैट और बर्ड को कंसंट्रेशन देते हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। प्रोडक्शन बढ़ी तो उनका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ गई तो फिर उनसे रिलेटेड जितने लोग थे मोटिवेट हुए, और इसमें कुछ हमारे पाकिस्तानी फैंसियर का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने मोटिवेटेड वीडियोस लगाई, जिससे एक बूम आ गया और इंडस्ट्री ग्रो कर गई। अच्छा, अब किसी चीज़ को बूस्ट करा के ग्रो करा देना ठीक है, उसको ग्रोन अप कराना, उसको मैच्योर करना, उसको मेंटेन करना, ये हमारी और हमारे इदारों की जिम्मेदारी, जिसके अंदर हमारे प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, जो दोनों मिलके इस इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा देंगे। हमारे काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग एजुकेशनल तौर पे लोगों को एजुकेट करेंगे। हमारे एजुकेशनल इदारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट होंगे, उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा। तब ये इंडस्ट्री बूम करी रहेगी और बनी रहेगी, और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला देखने वाले इदारे इसको ओन करेंगे और हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस करेंगे, और हमारे टॉप लेवल के ब्रीडर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने पाकिस्तान के टॉप बर्ड्स को प्रमोट करेंगे, वहाँ पर स्पेस निकलेगा, तब ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अगर हम ऐसा कर पाए, अच्छे बर्ड प्रोड्यूस कर पाए, अच्छे हॉबियर एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करके चलते रहे, तो इंशाअल्लाह ताला इकोनॉमिकल बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को होगा। अगर हम लोग खाना जंगी में लग गए, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग गए, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में लग गए, एक दूसरे को दबा के प्रेशर दे के उसको फाइनेंशियली तौर पे, उसको मीडिया तौर पे उस पर पाबंदियाँ लगा के अच्छा काम नहीं करने देंगे, अच्छा ग्रोथ नहीं करने देंगे, तो डेफिनेटली बुरे लोग आगे आएंगे, गलत मकासद लगने वाले लोग आगे आएंगे। वो अपने मकासद के लिए, अपने मफादात के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, और आवाम जो हमारी शुरू से सादी रही है बेवकूफ़ बन के उनके आला कार में इस्तेमाल हो जाएगी और बाद में नुकसानात का सामना होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे लोगों की शनाख्त करें, अच्छे लोगों को प्रमोट करें, उनको आगे लेके आएँ, उन काबिल लोगों से नॉलेज हासिल करें और इंडस्ट्री को ग्रो कराएं, और खाना जंगी से परहेज़ करें। मुल्क के अंदर पहले ही माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और मुल्क की मईशत में एक बहुत अच्छा किरदार अदा हो रहा है। तो इसको बेहतर और खुश असलूबी से चलाएं ताकि नए आने वालों को एक अच्छा प्लेटफार्म मिले और वर्क होने के बाद वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक शॉर्ट इंडस्ट्री बना सके। मेरी ये ख्वाहिश है, उस पर मैं काम करता रहूँ, रिसर्च के इदारों पे भी, फोरम पर भी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसमें कामयाब करें। सर, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की कि पहले से एजुकेशनल सिस्टम में भी शामिल किया जाए, इसका मैं बड़ा फ़ैन हूँ। ये बात मैंने आपकी एक और चैनल पे भी सुनी थी, तो मैंने आपको अप्रोच भी किया था और